नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना दिन है 91, बुधवार 4 अप्रैल 2018। चारगांव अहमदपुर से मोटे गांव से सहजपुरा। हम प्रातः 5 बजे जागे और पहली मंजिल से नीचे उतर सड़क के उस पार थोड़ी दूर पर लगे हैंडपंप पर जाकर हमने स्नान किया। फिर घर आकर पूजन अर्चन किया। इसी दौरान गृह स्वामी श्री विनोद सोनी जी का परिवार भी जाग गया। फिर हमने साई प्रसाद के साथ बाल भोग हेतु पकोड़े पाए और आगे बढ़ने हेतु सामान समेट तैयार हो गए। सोनी जी ने उनका सारा घर हमें दिखलाया और हम दोनों को 25-25 रुपयों की दक्षिणा भी दी। इसके बाद इन्हें नर्मदेहर करके हम प्रातः 7:20 पर मोड़े गांव की दिशा में चल पड़े। निकलते समय परिक्रमा के बाद याद से इनकी दवाई भेजने का अपना वादा रवि जी ने पुनः दोहराया, जिससे इन्हें आनंद हुआ। अहमदपुर इस सड़क मार्ग से जबलपुर जिले का अंतिम गांव है और करीब 2-3 किलोमीटर बाद हम नरसिंहपुर जिले की सीमा में होंगे। इस तरह एक जिले से दूसरे जिले में हमारा प्रवेश हमारा उत्साह बढ़ाने में सदैव ही सहायक रहा। एक अर्थों में मन को अच्छा लगता है कि हमने इतनी दूरी और तय कर ली, पर अब जैसे जैसे जिले बदलते जा रहे हैं मन को पीड़ा अनुभव होने लगी है। मैया से दूर होने का समय और निकट आने की वेदना ये है, परंतु इसे भी हमने प्रसाद रूप में स्वीकार करना ही है, क्योंकि अभी यही हमारे वर्तमान जीवन के लिए उचित है। इन्हीं सब विचारों के बीच दोपहर 12 बजे हम चलते रुकते आचार्य रजनीश ओशो की जन्मभूमि मोटे गांव में दाखिल हुए। नगर में प्रवेश के समय ही एक छोटी चाय दुकान चलाने वाले सज्जन ने हमें बुलाकर चाय प्रसाद दिया, जो मैंने स्वीकार किया। आगे एक जैन समाज के व्यक्ति ने हमें एक पार्ले जी का बिस्किट पैकेट दिया और भीड़ भरे बाजार की मुख्य सड़क से गुजरते हुए हमने एक छोटी दुकान से समोसे खाकर अपने पेट की सुधा शांत की। धूप दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिससे ऐसे दोपहर में चलना कष्टकर होता जा रहा है। फिर भी हम रुकते चलते बढ़ ही रहे हैं। इन सब का कारण केवल एक ही है, समय का अभाव। आज अप्रैल माह की 4 तारीख है। अब मेरी प्रथम सत्र की परीक्षा में गिनकर 30 दिनों का समय शेष है। इसीलिए ये फुर्ती दिखाना हमारे लिए भी अनिवार्य ही है। ऐसे ही धूप में चलते हुए हमें एक घर से अंदर आने का निमंत्रण प्राप्त हुआ। घर का नाम है गुरु छाया। उन्होंने प्रेम से हमारा सत्कार किया। ये सज्जन पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं। इन्होंने हमें पूज्य स्वामी जी के और उनके आश्रम के विषय में बहुत सी बातें शिष्यवत भाव से बताई। साथ ही दोपहर का भोजन प्रसाद पाने हेतु हमसे सारे ही परिवार ने बहुत अधिक आग्रह किया, पर चूंकि हम अभी अभी समोसे खाकर आ गए हैं तो अब पेट में भी स्थान नहीं है। इसीलिए हमने उनके आग्रह पर केवल लौंग इलायची लेकर ही उनके आग्रह का सम्मान किया। कुछ समय इनसे बातें करने के बाद अनुमति ले इन्हें नर्मदेहर करके हम आगे बढ़े। चलते हुए एक अन्य गांव के सामने एक सज्जन ने रोककर हमें चाय प्रसाद दिया और फिर वो लेकर हम पुनः चल पड़े। आगे एक स्थान पर हमने विश्राम के दौरान आइसक्रीम भी खाई और अपने फोटो भी याद के रूप में मोबाइल कैमरे में कैद किए। दोपहर 3 बजे हमारे विश्राम के दौरान ही एक ग्रामीण सज्जन हमसे मिले और हम परिक्रमावासी है ये जान हमसे बातें करते रहे। अचानक ही बारिश भी शुरू हो गई, तो वे हमें पास ही स्थित उनके किसी परिचित किसान बंधु के घर आश्रय हेतु ले आए। यहाँ बैठ भी हम सभी लोग परिक्रमा के बारे में ही बातें करते रहे। अभी इस यात्रा में जो चर्चा का विषय है वो है अगले 2-3 दिनों में बरमान घाट उत्तर तट पर समापन होने जा रही श्री दिग्विजय सिंह की परिक्रमा। कुछ लोगों का आग्रह है कि हमें भी बरमान घाट उस आयोजन में सम्मिलित होने जाना चाहिए।
पर हम तो अपनी अलग ही दुनिया में मस्त हैं। इसीलिए हमने किसी से भी न तो हाँ कहा न ही ना। कटु वचनों से क्यों किसी की भावना को आहत करना। बरसात रुकने पर हम दोपहर 3:30 बजे किसान बंधु और इन सज्जन से नर्मदे हर करके विदा ले आगे बढ़े। इनकी इच्छा थी कि हम आज रात्रि का विश्राम इनके गांव में ही करें, पर अभी तो चलने हेतु करीब 3 घंटों का पर्याप्त समय है। इतने में हम अवश्य ही 15 किलोमीटर की और यात्रा सहज ही पूर्ण कर लेंगे। अतः हमने विनम्रता से मना किया और फिर चल पड़े। ऐसे ही चलते रुकते सुस्ताते हम शाम तक चलते रहे और संध्या के समय एक गांव में दाखिल हुए। यहाँ के सरकारी विद्यालय को बहुत ही सुंदरता से सजाया गया था। रंगोली, विविध मंडप, दीवालों पर रंग काम आदि किया हुआ दिखा। सही मार्ग को दर्शाने हेतु जमीन पर सूना पाउडर से भी रेखांकन किया गया था। एक अर्थों में उत्सव जैसा वातावरण था। तैयारियां देखकर ही समझ आया कि ये श्री दिग्विजय सिंह की आ रही यात्रा के स्वागत और शायद रात्रि विश्राम हेतु की गई व्यवस्था है। पर मन में विचार आया कि केवल किसी व्यक्ति, संस्था या संगठन के लिए ही इस तरह का स्वागत हम क्यों करते हैं। हमारे गांव के बच्चे भी तो प्रतिदिन इन्हीं स्कूलों में पढ़ाई हेतु जाते हैं, तो उनकी सुविधाओं हेतु या उन्हें पढ़ाई हेतु अच्छा प्रसन्नता देने वाला वातावरण मिले, इस हेतु भी ग्रामीणों से मिलकर अलग ऐसा आयोजन किया हो तो बच्चों में भी पढ़ाई को लेकर उत्साह जागेगा। साथ ही वे भी कुछ खास है, ये भाव जागने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मुझे लगता है विद्यालय और अस्पतालों में सतत ही सकारात्मकता लाने वाला वातावरण होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आने वाले छात्र, अभिभावक, मरीज, रिश्तेदार स्वयं को सर्वाधिक तनावग्रस्त अनुभव करते हैं। यही सब बातें मन में सोचते हुए हमने इस गांव को पार किया और हमें बहुत हंसी आ गई, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन कर रहे इस गांव में हमें तो किसी ने नर्मदे हर तक नहीं किया। अर्थात ये सारी ऊंचाई भीड़ नर्मदा जी की भक्त ना होकर किसी व्यक्ति विशेष को समर्पित थी और इन मूढ़ जनों की मानसिक दशा पर हमें हंसी आ रही थी। हमने ग्रामीणों द्वारा हमारे प्रति किसी सम्मान या आदर की आशा में नर्मदे हर की इच्छा मन में नहीं लाई थी, अपितु राम राम की भांति सारे ही नर्मदा खंड में नर्मदे हर यही आम बोलचाल में अभिवादन का शब्द है। अब शाम होती देख हम भी रुकने हेतु स्थान की तलाश में थे, तो अगले गांव में हमने सड़क किनारे ही माँ गायत्री मंदिर देखा। जानकारी मिली थी कि हम यहाँ रुक सकेंगे, पर हमारे कुछ समय तक वहाँ खड़े रहने पर भी कोई नहीं दिखा, तो हम आगे बढ़ गए। शायद मैया ने रुकने हेतु किसी और स्थान का निर्धारण आज किया है। एक चाय की दुकान चलाने वाले भैया ने हमें बुलाकर चाय प्रसाद दिया, जो मैंने पिया। बातों में उनसे पूछने पर उन्होंने रात्रि में उनके ही दुकान में रात्रि विश्राम हेतु रुकने का प्रस्ताव दिया, पर चूंकि अभी इनको दुकान बंद करने में काफ़ी समय है, तकरीबन 3-4 घंटे, तो हमें भी असुविधा होगी ध्यान पूजा आदि में, साथ ही हमारी वजह से इन्हें भी तब तक असुविधा होगी। इसीलिए हमने वहाँ ना रुककर आगे बढ़ने और अगले किसी स्थान के बारे में जानकारी चाहिए। उन्होंने बताया आगे करीब 4-5 किलोमीटर बाद में शेर नदी के तट पर ही बसा हुआ श्री कैलाश धाम आश्रम है, जहाँ हम रुक सकते हैं। हमने उनका साधुवाद ज्ञापित किया और फिर थोड़ी तेज गति से उस दिशा में चल पड़े। अंधेरा होते होते हमने शेर नदी के उस जर्जर पुल को पार किया और फिर घुप अंधेरे में चलते हुए एक छोटा सा टीला चढ़कर श्री कैलाश धाम आश्रम में आ गए। यहाँ कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे, जो सभी आश्रमधारी ही थे। उन्होंने आत्मीयता से हमारा स्वागत किया। हमने सामान रख चाय प्रसाद पाया और फिर पास ही बने हैंडपंप पर जाकर स्नान किया। स्नान से सारे दिन की थकान पल भर में सुमंत्र हो गई। फिर हमने आसन लगा संध्याकालीन आरती पूजा की। इस आश्रम में भगवान शिव की मनुष्य रूप में मूर्ति स्थापित है। हमने मंदिर की आरती में भी भाग लिया। इसके बाद हम हमारे आसन पर बैठ एक ग्रामीण सज्जन से बतियाते रहे। ये व्यक्ति और इनकी पत्नी अभी कुछ ही दिनों पूर्व विवाह होकर घर आई हुई बहू रानी के व्यवहार से दुखी है। इस वजह से प्रतिदिन किसी न किसी बात पर सैकड़ों बार सास बहू में विवाद चलता है।
पर अपने पुत्र का संसार न उजड़े, इस भावना से ये दोनों अपना बना बनाया ग्रह गृहस्थी संसार छोड़कर ऐसे आश्रितों की भांति यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। इनकी दुख भरी आप बीती सुन हमें भी थोड़ा दुख हुआ। ये बाबा जी हमारे पैर दबाने लगे, साथ ही हमसे सहायता, आशीर्वाद आदि की प्रार्थना करने लगे। पर यह सभी कुछ हमें असहज करने वाला था। हमने उन्हें हमारे अनुभवों और बुद्धि की सीमा के आधार पर कुछ सलाह दी और कुछ भी ना हो पाने की दशा में नए सिरे से जीवन शुरू करने हेतु उनमें विश्वास जगाने का प्रयत्न किया। ये किसी चमत्कार, आशीर्वाद आदि के भरोसे बैठे थे। हमने उन्हें वास्तविकता से कुछ सोचने की सलाह दी। रात अंधेरे में चोरी से इनका नालायक बेटा स्वयं के घर से ही बेखबर किए गए अपने माता पिता से कुछ विचार विमर्श करने आया। बहुत समय तक इन तीनों की खुशफुसाहट चलती रही तथा बाद में सास का अपनी बहू को विविध अलंकारों से युक्त आशीर्वाद देना ही बहती आंखों से जारी रहा। ये सारा कुछ बहुत ही कष्टकर और अजीब सा लग रहा था। हम भगवान शिव के सम्मुख हमारे आसनों पर आंखें बंद किए लेटे रहे और हमें नींद लग गई। रात्रि करीब 10 बजे बाबा जी, पीड़ित ससुर जी ने आकर हमें भोजन प्रसाद हेतु चलने का आग्रह किया और हमने रोटी सब्जी का प्रसाद पाया। इस आश्रम में सबसे बुजुर्ग यही दोनों पति पत्नी हैं और सबसे दयनीय स्थिति में भी यही है। पर हम भी अभी इन पर तरस खाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते थे। सारे कार्यों से निवृत्त हो हम आसनों पर आ गए और रात्रि 10:30 पर निंद्राधीन हुए। माताजी का विलाप देर रात तक जारी रहा और बाबा जी उनको धीमी आवाज में बोलने और कलेश ना करने की विनती करते रहे। अपने पुत्र में ही सर्वस्व देखने वालों की ऐसी ही दुर्दशा हो सकती है और घर गृहस्थी माया कैसी काल्पनिक और क्षणभंगुर होती है। शायद इसी का साक्षात्कार मैया ने हमें इनके द्वारा करवाया। मैया से इनके घर का कलेश दूर हो, पुनः सुख शांति लौटे, ऐसी प्रार्थना मन ही मन करते हुए आंखें लग गई। आधी रात को हम लघु शंका हेतु जागे और बाहर आए। कुछ दूरी पर सामने बहती शेर नदी सारी रात निरंतर जारी पानी भरने के लिए लगे बिजली के पंप की आवाज़, ओवरफ्लो होती टंकी से नीचे भीषण गर्जन के साथ गिरती जलधार, विविध झाड़ियाँ, पेड़ और ऊपर आकाश में चांदनी बिखरी हुई छटा, ये अभी कुछ थोड़ा विस्मयकारक और एक अर्थों में भयानक सा मुझे लगता रहा। प्रातः जागने के लिए शरीर शुद्धि के बाद हम पुनः आकर सो गए। अब वे माताजी शांति से सोई है, ये देख मन को थोड़ा संतोष हुआ। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।